डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है गुरु कृपा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए वीडियो सीरीज चल रही है। आप सब जानते हैं, अगर आपने और वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर और ज़रूर प्लेलिस्ट में जा कर के उत्तराखंड प्रवक्ता की इस सीरीज को अवश्य में देखें। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात की जाए तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो कार्य रहा वो 2006 से लेकर के 9 तक इन्होंने कार्य किया। इसे अंग्रेजी में नेशनल नॉलेज कमीशन कहा जाता है, एनकेसी। एनकेसी के विषय में अगर आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इस आयोग का गठन 2005 में हुआ था। गठन 5 में हुआ, परंतु इस आयोग की कार्यप्रणाली 2006 से शुरू हुई। कोई भी जब आयोग का गठन होता है उसके कार्य करने में समय लगता है, क्योंकि अनेक प्रकार के नियम बनते हैं, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, कार्य किस प्रकार से करेंगे इस प्रकार से कार्य होता है, तो इसमें समय लगता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के चेयरमैन श्री सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वो थे। 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 से 9 तक, अगर कार्यप्रणाली की दृष्टि से देखा जाए तो 2006 से लेकर के 9 तक। इसके अलावा विकास और जो भारतीय विकास है और भारत के विकास को एक नज़र से देखा जाता है। भारत के वर्तमान स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, क्योंकि इसको उसी ढांचे, उसी नियमों के, उन्हीं के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। अब देखते हैं इस आयोग का किस प्रकार से मतलब गठन किया गया और किस प्रकार से इसका कार्यक्रम चला। 20वीं शताब्दी में संसार में 20वीं शताब्दी में क्या है, संसार में ज्ञान के क्षेत्र में भारी विस्फोट हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश का विकास करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया। इसी कारण 13 जून, ये डेट अवश्य में याद कर लीजिएगा, 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया। अर्थात इस आयोग का क्या किया, गठन किया। इस आयोग में अध्यक्ष कौन रहे, सैम पित्रोदा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त देश के जाने माने 7 विशेषज्ञ सदस्य भी थे। इस आयोग ने अपना कार्य जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं 2006 से आरंभ किया। इस आयोग के चेयरमैन, वो भी मैं पूर्व में बता चुका हूँ, सैम पित्रोदा इसके क्या थे, आयोग के चेयरपर्सन थे या फिर अध्यक्ष थे। चलिए, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था इस विषय में, तो कभी कभी कोटेशन पूछ भी लेता है। तो मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के सभी स्तरों पर ज्ञानवर्धन, ये कुछ भाषाई त्रुटियां रह जाती हैं, ज्ञानवर्धन है, वर्धन के आधार के निर्माण में निवेश करना चाहिए। दोनों ही प्रकार की उत्कृष्टता में सुधार करने की आवश्यकता है। इनका कहना था कि हमारा जो अगली पीढ़ी आई उनका जो ज्ञान का स्तर रहे वो ठीक रहे, तो इसीलिए इन्होंने इस आयोग का गठन किया। चलिए आगे इसी विषय में और समझते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य क्या हैं। कई बार कार्य पूछ लेते हैं, तो कार्य आपको पता होना चाहिए कि इसका कार्य क्या है। ज्ञान आयोग का मतलब यही नहीं है कि केवल वो नॉलेज ही बांट रहे हैं, और चीज़ भी इनका मतलब उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य देखा जाए तो आयोग के जो कार्य है वह है कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोग को बढ़ावा देना। अर्थात हम जो ट्रेडिशनल खेती करते थे उसके अलावा कुछ चीज़ें हमको सीखनी भी होंगी कि जिससे अच्छी पैदावार हो सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना, केवल मशीनी न बना करके इंसान को उसको क्या देना, ज्ञान देना, उसको आत्मानुभूति कराना, उसको अन्य चीज़ों के लिए भी प्रेरित करना। बौद्धिक संस्था से संबंधित नवीन ज्ञान के संबंध, ये भी संबंध में ज्ञान का निर्माण करना।
तो इस प्रकार के संस्थाओं से संबंधित नवीन ज्ञान के लिए उनको वचनबद्ध करना, इस प्रकार से भी इनका कार्य था। सार्वजनिक ज्ञान का विकास करना एवं सार्वजनिक लाभ को महत्व देना। 21वीं शताब्दी की ज्ञान की चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में नवीन ज्ञान का निर्माण करना, ये भी इनका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। उद्योगों में 5000 नोट्स को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान का निर्माण किया गया था। इस प्रकार इसके क्या थे, कार्य थे, जिस पे इन्होंने फोकस किया और उन कार्यों को करने का वो किया। इसकी सिफारिशें क्या थी, क्योंकि हर आयोग की कुछ ना कुछ सिफारिशें थी, चाहे वो कोठारी आयोग हो, राधाकृष्णन हो, तो उन्हीं के आधार पर आगे आयोगों का भी गठन होता है। उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, तो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर भी कोई आयोग का गठन होता है। तो कोई भी आयोग अपनी सिफारिशें लेके आता है। तो इसकी क्या थी, आयोग ने अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट 4 बार प्रस्तुत की, 2006, 7, 8 और 9। इसीलिए 2005 से लेकर के 9 तक या 6 से लेकर 9 तक इसे माना जाता है। अब देखिए, शिक्षा नीति आई 1986 में, उसका 90 में मतलब फिर से विचार किया गया, 92 में फिर से विचार किया गया। कोई भी चीज़ आती है तो उस पर जो भी त्रुटियां रह जाती हैं या वह किसी समाज के लिए अहितकर हो जाती है या सबको लाभ नहीं मिल पाता है, तो उसका पुनर्विचार किया जाता है। देखिए, इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन जो है 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रकाशित हुआ। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्र के नाम से प्रतिवेदन, रिपोर्ट टू द नेशन के नाम से किसे प्रकाशित किया गया और कब किया गया। तो 2009 में इसी को, किसको, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को प्रकाशित किया गया, किस नाम से, रिपोर्ट टू द नेशन, अर्थात राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रकाशित किया गया। इस आयोग के प्रतिवेदन के 5 भागों में विभाजन किया गया। सबसे पहले ज्ञान की सुलभता, सृजन और ज्ञान के जो है सिद्धांत और सेवाएं, अनुप्रयोग, 1, 2, 3, 4, 5, इसे 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहले समझते हैं पहला जो भाग है, ज्ञान की सुलभता। जैसा कि आपको लग रहा है, नॉलेज जो है उसको सुलभ बनाना। ज्ञान की सुलभता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा का अधिकार, भाषा, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क पोर्टल स्थापित सूचना नेटवर्क हैं। इससे इन्होंने कहा कि ज्ञान को क्या किया जाए, वो चाहे इंटरनेट हो या अन्य चीज़ें हो, ऐसे पोर्टलों का प्रयोग किया जाए जिससे ज्ञान क्या हो, नॉलेज सुलभतया प्राप्त हो सके, चाहे वो अनुवाद के माध्यम से हो, पुस्तकालय के माध्यम से हो, और जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, उसके द्वारा हो। दूसरा है सृजन। सृजन के अंतर्गत 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, सरकारी वित्त पोषित कानूनी तंत्र और बौद्धिक अधिकार, नवाचार, उद्यमशीलता। इन्होंने इसे 5 भागों में इस प्रकार से बांटा सृजन को। सृजनता कहाँ कहाँ हो सकती है, उन्होंने कहा यहाँ हो सकती है, क्रिएटिविटी या क्रिएशन। ज्ञान के सिद्धांत के विषय में देखें तो ज्ञान के सिद्धांत के तहत स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विधिक शिक्षा, चिकित्सिका मतलब चिकित्सक वाली जो शिक्षा होती है वो, इंजीनियरिंग वाली शिक्षा, मुफ्त और दूरस्थ शिक्षा जो है वह इग्नू हो, जो दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, उत्तम पीएचडी। अब सेवाओं के विषय में देखा जाए तो सेवाओं में भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी आदि की शुरुआत ई प्रशासन व्यवस्था के द्वारा लागू किए जाने पर बल देना। अनुप्रयोग की बात की जाए तो अनुप्रयोग के तहत परंपरागत चिकित्सा, कृषि, जीवन स्तर में सुधार लाना, यह सभी अनुप्रयोगों में समावेश किया गया, इनको समावेशित किया गया। वो चाहे परंपरागत चिकित्सा हो या कृषि हो या जीवन के स्तर के सुधार की बात हो, इसको भी इन्होंने इसमें शामिल किया गया। इसकी सिफारिशें क्या थी ये देखते हैं
सबसे पहली जो सिफारिश थी वो शिक्षा प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव थे, पहली ए। इसमें इसके अंतर्गत देखिए, शिक्षा में सरकार से निवेश बढ़ाने की मांग की गई। इसमें सिफारिश की गई कि जो बजट है उसमें निवेश या फिर अधिक पैसा लगाया जाए। स्कूल में समय को ध्यान में रखना चाहिए और अध्यापक भर्ती में आसानी लानी चाहिए, अर्थात लचीलापन होना चाहिए उसमें। शिक्षा में प्रशासन को विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। निजी स्कूलों में दी जाने वाली सहायता में थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की भी स्थापना की जानी चाहिए। इनकी सिफारिशें थी। हर आयोग की मैं पूर्व में बोल चुका हूँ कि कुछ ना कुछ सिफारिशें होती हैं, उसके आधार पर अन्य आयोगों का गठन होता है। बी की बात की जाए तो इसने जो बी बात करी या सेकंड बात करी, उसने कहा कि शिक्षा के संगठन से जुड़ी जो आयोग की सिफारिशें हैं, उन्होंने कहा कि आयोग जो है उच्च शिक्षा में पूर्व निर्धारित स्नातक, परास्नातक एवं अनुसंधान में संकल्पना को ही स्वीकारता है। आयोग स्कूली शिक्षा को 2 वर्गों में विभाजित करता है, प्राथमिक और माध्यमिक। आयोग के अनुसार विभिन्न शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं के साथ विशेषज्ञ एवं सरकारी अधिकारियों के मध्य विचार विमर्श के लिए नेटवर्क तैयार करने चाहिए। ये इनकी क्या थी, दूसरी सिफारिश थी। चलिए अब बात करते हैं आगे जो अगली सिफारिश थी। स्कूली शिक्षा से जुड़े आयोगों की सिफारिश थी, अर्थात स्कूली, पहले तो क्या कहा उन्होंने, पहले कहा विश्वविद्यालय इत्यादि के विषय में कहा, शिक्षा से जुड़े जो संगठन हैं उनके विषय में कहा। अब जो कहा वो कहा कि स्कूली शिक्षा, हायर एजुकेशन हो या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन हो, उससे संबंधित इन्होंने बात करी। शुरुआत से ही अंग्रेजी पर बल दिया जाना चाहिए। स्कूल में सामाजिक सेमिनारों का आयोजन करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। और 3 कक्षा से एक विषय अंग्रेजी में पढ़ाया जाना चाहिए, अर्थात 3rd स्टैंडर्ड से अंग्रेजी विषय पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल अध्यापकों को 5 वर्ष के लिए ट्रेनिंग के तौर पर किसी विशेष स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी दूरस्थ स्थान पर हो या किसी अन्य, जहां कोई नहीं जाता है वहां जाकर के उनको एक ट्रेनिंग के तौर पर वहां रह करके अपना शिक्षा का कार्य करना पड़ेगा। अध्यापकों के स्वमूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आगे देखिए, उच्च शिक्षा से जुड़े आयोगों की सिफारिश भी इन्होंने करी। क्या सिफारिश करी, ये सिफारिश करी कि उच्च शिक्षा में कोर्स क्रेडिट प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। जो आप, जैसे आप इग्नू जाएंगे या फिर कई ऑनलाइन पोर्टल में अभी एजुकेशन चल रही है जहां ये क्रेडिट का प्रयोग किया जाता है, या कुछ विश्वविद्यालय इसका प्रयोग कर रहे हैं कि 1 क्रेडिट में पास हो गया, 5 क्रेडिट में पास हो गया। जैसे एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में 8 से 10 क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से होता है। उच्च शिक्षा में कोर्स क्रेडिट प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। देश में लगभग जो है 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन में सिर्फ 25% अंक देने चाहिए तथा बाद में उसे धीरे धीरे बढ़ाकर 50 कर देना चाहिए। उच्च शिक्षा में देने वाली जो है 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा दे। ये भी इनकी सिफारिश थी। सिफारिश का अर्थ होता है कोई चीज़ कहना, कि हम ये कहते हैं कि ये चीज़ आवश्यक है देश के लिए, देश के अन्य चीज़ों के लिए। शिक्षक शिक्षा से जुड़े आयोगों की सिफारिश, इसमें इन्होंने शिक्षक शिक्षा से संबंधित चीज़ें कही। क्या कही, कहा कि प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उचित नीति नियमों का निर्माण किया जाना चाहिए। आज से 10-12 साल पहले प्राइवेट स्कूल में कोई भी पढ़ा सकता था, लेकिन अब जब मतलब इस प्रकार के आयोगों का गठन हुआ और फिर ये मान के चलिए कि 2014 के बाद तो अब कोई भी जो है इस प्रकार से अच्छे जो विद्यालय हैं, प्राइवेट भी हैं, वो भी बिना बीएड करे या बिना सीटीईटी करे नहीं रखते हैं। शिक्षण कार्य में लगने से पहले उनके लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, वो चाहे बीएड के द्वारा हो, डीएलएड के द्वारा हो या कोई भी कोर्स हो जिससे वो प्रशिक्षित हो जाएं। सेवाकालीन प्रशिक्षणों में सुधार लाने चाहिए एवं उनके क्षेत्र को व्यापक करना चाहिए, उनको और अच्छा से प्रयोग करने चाहिए। अध्यापकों के विचारों एवं उनके अनुभव प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था करनी चाहिए। ये इनकी अनुशंसा थी, सिफारिशें थी शिक्षक को लेकर के। अब निष्कर्ष पर आते हैं।
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ऐसे कोई सुझाव नहीं दिए हैं जो पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो 64 से लेकर के 66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 ने न दिए हों, परंतु राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष बल दिया। जैसे क्या दिया? शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण, स्कूली शिक्षा को सर्वसुलभता और स्कूली शिक्षा में कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा अनिवार्य पर विशेष बल दिया। थर्ड स्टैंडर्ड का मतलब यही है कि एलिमेंट्री मतलब जो एकदम प्राइमरी एजुकेशन है वहीं से अंग्रेजी भाषा पर भी इन्होंने बल दिया, जबकि अन्य जितनी भी मतलब आयोगों का गठन हुआ या जितनी भी नीतियां आई उन्होंने इस प्रकार की बात नहीं करी थी। तो ये क्या है? अन्य से इस प्रकार से मतलब अलग है या इसने विशेष कार्य किया। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर और ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें। नमस्कार, धन्यवाद।